नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उद्घोष और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अब खबर सीतापुर से, जहां आग लगने से 10 से ज्यादा घर जले। घर में रखे सामान भी जलकर खाक हो गया है। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। आग में जलकर कई बकरियों की भी मौत हो गई है। बिस्वा कोतवाली के अलीबख्श गांव का ये मामला है और मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सीतापुर का ये मामला है। आग लगने से 10 से ज्यादा घर जल गए। एक घर में पहले आग लगी जिसने तमाम घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया और घर में रखा सामान भी जलकर राख हो गया है। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। कैसे आखिरकार ये आग लगी? आग में जलकर कई मवेशियों की भी मौत हो गई है। बिस्वा कोतवाली के अलीबख्श गांव का ये मामला है। 10 से ज्यादा घर और अचानक से ये आग लगी। क्या कारण रहे इसकी जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन एक साथ 10 घरों को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आग में जलकर कई मवेशियों की भी मौत हो गई। अपने स्तर पर देखिए लोग किस तरीके से इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। सीतापुर का ये पूरा मामला। और अब कानपुर से खबर। भीषण गर्मी के बीच ब्लड बैंक में खून की कमी। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक में खून की कमी देखने को मिल रही है। विश्व रक्तदान दिवस पर भी लोग रक्तदान नहीं कर रहे हैं। ब्लड बैंक में खून की कमी से मरीजों के इलाज में दिक्कत आ रही है। सड़क हादसे के शिकार और थैलीसीमिया मरीजों के इलाज में दिक्कत आ रही है। कानपुर में हर दिन फिलहाल 230 यूनिट खून की जरूरत है। मेडिकल कॉलेज में सिर्फ 165 यूनिट ब्लड ही उपलब्ध है। आज रक्तदान दिवस है और रक्तदान को महादान कहा जाता है और तमाम महादानी आज रक्त को दान कर रहे हैं। लेकिन कानपुर में और तमाम जगहों पर इस मौसम में रक्तदान लोग कम करते हैं, जिससे इसकी कमी भी हो जाती है। जो जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की नोडल हैं ब्लड बैंक की, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर लुबना खान है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह से रक्तदान चल रहा है और क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं सबको आज विश्व रक्तदान दिवस है उसकी बधाई देना चाहूँगी। और देखिए, गर्मी का मौसम है, तो इस मौसम में हमारे जो रक्तदाता हैं वो थोड़ा बाहर निकलने में थोड़ा सा डरते हैं, थोड़ा झिझकते हैं। तो ऐसे समय में हमारे यहाँ ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। और जो नीड है वो तो हमेशा की तरह बनी रहती है कि जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं, थैलेसीमिया है, प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, तो उनकी हमेशा रिक्वायरमेंट बनी है, लेकिन कमी हो जाती है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए अभी सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है कि उन्होंने सारे कॉलेजेस को डायरेक्शंस दिए हैं कि जिससे कि वहाँ के स्टूडेंट्स और डिफरेंट पैरामिलिट्री की जो फोर्सेस हैं वो यहाँ आके ब्लड डोनेट करें। जैसे आप अभी देख सकते हैं कि CISF के द्वारा ब्लड डोनेट किया जा रहा है। इससे अभी थोड़ी देर पहले नर्सिंग कॉलेज के द्वारा ब्लड डोनेट किया गया है। IIT के कैंपस में एक ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है, HBTU में चल रहा है, होम्योपैथिक कॉलेज में चल रहा है। तो मैं सबसे अपील करूंगी कि उनके अपने आसपास अगर ये कोई भी जगह है तो वहाँ पर जाएं और एक हाथ बढ़ाएं और ब्लड डोनेट करें। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बिजली की डिमांड भी काफी बढ़ गई है। इसे लेकर ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा कि विद्युत विभाग लगातार बिजली की डिमांड और सप्लाई के बीच के गैप को कम करने में जुटा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस वक्त प्रदेश में शेड्यूल के हिसाब से बिजली की आपूर्ति की जा रही है। बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सघन जांच अभियान भी चलाया जा रहा है और इसके लिए ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। भीषण गर्मी में सबसे बड़ी चुनौती बिजली की है। उत्तर प्रदेश में बिजली की जो रिकॉर्ड मांग है वो 27,000 मेगावाट से ज़्यादा पहुंच चुकी है। और कैसे इसे मैनेज किया जा रहा है, बात करने के साथ हमारे साथ उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा जी। सर, भीषण गर्मी है, 43-44 डिग्री टेम्परेचर है, बिजली की मांग भी रिकॉर्ड 27,000 मेगावाट से ज़्यादा है। ये एक आप लोगों के लिए चैलेंज है? पिछले सालों की अपेक्षा हमारी बिजली की मांग पिछले साल भी अप्रत्याशित रूप से बढ़ी थी और इस बार तो उस रिकॉर्ड को भी तोड़ते हुए 27,600 मेगावाट के भी पार कर गई है। लगभग 28,000 मेगावाट पहुंचने की स्थिति में है। ये पहली बार हुआ है कि 27,000 मेगावाट की बिजली हमारे राज्य में आपूर्ति की जा रही है। डिमांड इतनी है और सप्लाई भी हो रही है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। उस डिमांड को हम लोग पूरा करने के पूरे प्रयास में है। रात दिन हमारे विद्युत कर्मी, हमारे विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी, हमारे तकनीशियन, हमारे लाइनमैन, एक छोटे से बड़ा कर्मचारी इस कार्य में लगा हुआ है। हमने जनता को ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में
हमारा सहयोग करने के लिए भी मैं बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ। उसमें यह है कि बिजली की बचत हम कर सकते हैं। कई बार हम अनावश्यक पंखा, लाइट, एसी चलता रहता है, हम वहाँ रूम में हो या ना हो, ऐसी परिस्थिति में हम जनता से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि बिजली का संयम पूर्वक उपयोग करें, बिजली की बचत करें, क्योंकि बची हुई बिजली एक उत्पादन की हुई बिजली जैसी ही है। अगर बिजली बची रहेगी तो हम उसका अन्यत्र उपयोग कर पाएंगे। साथ ही हम इस चुनौतीपूर्ण मांग को पूरा करने का भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। आगरा में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तापमान लगातार 40 के पार बना हुआ है और ऐसे में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। कुछ लोग जरूरी काम से घरों से बाहर तो कुछ निकल रहे हैं, लेकिन रास्ते में पेड़ दिखते ही लोग छांव में बैठकर गर्मी से राहत पाने के लिए रुक जा रहे हैं। वहीं गर्मी के कारण सामान्य दिनों की अपेक्षा ट्रैफिक भी कम नजर आ रहा है। देखिए आगरा से हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। आगरा में पड़ रही प्रचंड गर्मी से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। तापमान पिछले कई दिनों से लगातार 40 के पार बना हुआ है। इस समय हम आगरा किले के पीछे वाली रोड पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से जो ट्रैफिक जिस तरह से दिन में रहता है अमूमन थोड़ा कम बना हुआ है। लोग जो ज़रूरतमंद हैं वही घर से बाहर निकल रहे हैं। मजबूरन ही लोग घर से बाहर निकलना चाह रहे हैं। जिन लोग के पास कैसे भी कोई भी जरिया बन रहा है तो वो दोपहर में अवॉइड कर रहे हैं और यही वजह है कि आगरा की सड़कों पर जिस तरह से ट्रैफिक होना चाहिए इस तरह का ट्रैफिक नज़र नहीं आ रहा है। लोग अपने दफ्तरों में या घरों में ही कैद रहना मुनासिब समझ रहे हैं, क्योंकि धूप हो या लू हो दोनों से बीमार पड़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। नेपाल सीमा से सटे 9 जिलों में मदरसों की जांच शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह का कहना है कि हमने साल भर पहले मदरसों का सर्वे कराया था। सर्वे में कुछ तथ्य सामने आए थे। मदरसों की फंडिंग कैसे और कहां से हो रही है उसकी ठीक से जानकारी के लिए उच्च स्तरीय टीमों का गठन किया है और 13 जुलाई तक जांच रिपोर्ट आ जाएगी। आपको बता दें कि और मुख्यमंत्री को ये रिपोर्ट भी दी जाएगी, उनका ये भी कहना है, और उसके निर्देश अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नेपाल की सीमा से सटे जो जनपद हैं उनमें मदरसों की जांच शुरू हो गई है। क्यों ये जांच दोबारा है? क्योंकि साल भर पहले भी एक जांच हुई। साल भर पहले हमने सर्वे कराया था मदरसों का। उस सर्वे में कुछ तथ्य सामने आए। उन तथ्यों के आधार पर कि फंडिंग कैसे हो रही है, उनके आर्थिक स्रोत कैसे हैं, उसको ठीक से जानकारी करने के लिए टीमों का गठन किया। ये उच्च स्तरीय टीम है और ये 13 जुलाई तक रिपोर्ट आ जाएगी। फिर रिपोर्ट आने पर फिर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हम रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। तदनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार फिर कार्रवाई निश्चित करेंगे। सर, ये बॉर्डर के ही जिले क्यों चुने गए? ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है? चूँकि 9 जनपद ऐसे हैं जो नेपाल बॉर्डर से सटे। नेपाल बॉर्डर से सटे जो जनपद हैं वहीं पर जो विद्यालय मदरसे सिचुएटेड है, स्थापित हैं, वहाँ जो रिहायशी इलाका है वो ऐसा नहीं है कि वो चंदा जकात कुछ कर सकें। तो संदेह पैदा हुआ, जो सूचनाएं मिली इनको फंडिंग गलत हाथों से आ रही है, तो उन गलत हाथों को रोकने के लिए हमने पुनः सर्वे कराई है और ये उच्च स्तरीय सर्वे जब आ जाएगी तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। उनके निर्देशानुसार फिर कार्रवाई करेंगे। क्या ये टेरर फंडिंग भी हो सकती है? देखिए, संभावना कुछ भी हो सकती है। ये तो अभी बिना रिपोर्ट आए नहीं कहा जा सकता ये फंडिंग कैसे हो रही है। जब फंडिंग की स्रोत आ जाएंगे, फंडिंग की स्थिति निकल कर आ जाएगी, तब कहा जाएगा कि फंडिंग कहाँ से हो रही है। बहुत शुक्रिया। मंत्री जी हमारे साथ थे और उनका कहना है कि जिन मदरसों की जांच हो रही है वहाँ कुछ ऐसे सूत्र मिले थे, सुराग मिले थे जो अवैध गतिविधियों में लिप्त होने की बात सामने आई है। जो फंडिंग हो रही है उनको मदरसों को बाहर से, विदेशों से या स्थानीय स्रोतों से सबका पता लगाया जा रहा है। अगर कहीं भी गड़बड़ी पाई जाएगी तो उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की या कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा से विराजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, बुलंदशहर के भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी का बड़ा आरोप, असलहा बाबू पर 48,000 की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। लाइसेंस को रिन्यू कराने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी की गाजियाबाद के डीएम को चिट्ठी, गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने सीडीओ को जांच सौंपी है। प्रदीप चौधरी ने कार्रवाई न होने पर सदन में मामला उठाने की बात भी कही है। आपको बता दें कि गाजियाबाद में रहते हैं बुलंदशहर के भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी और भाजपा के पूर्व मंत्री बालेश्वर त्यागी ने भी पोस्ट की है। हमारी सरकार में भ्रष्टाचार का मुद्दा चिंतित करने वाला है। तो
बुलंदशहर से बीजेपी के विधायक प्रदीप चौधरी ने गाजियाबाद जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक पत्र लिखा है गाजियाबाद जिलाधिकारी के नाम, और उस पत्र में उन्होंने लिखा है कि जब वह अपना शस्त्र लाइसेंस रिन्यू कराने पहुंचे तो असला बाबू ने उनसे रिश्वत मांगी। जब उन्होंने बार बार कहा कि मैं विधायक हूं, लेकिन असला बाबू उनसे रिश्वत मांगता रहा और वह कहता रहा कि सुविधा शुल्क तो देना ही होगा। जिसके बाद जब गाजियाबाद जिलाधिकारी व बीजेपी के विधायक प्रदीप चौधरी से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर चुप्पी साध ली है। इस पूरे मामले में पूर्व मंत्री रहे बीजेपी से उत्तर प्रदेश सरकार में बालेश्वर त्यागी ने फेसबुक पर पोस्ट किया और हमसे बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह एक चिंता का विषय है। एक विधायक अगर रिश्वत दे के अपना काम कराएगा तो आम जनमानस का क्या होगा। जिस समय विधायक ने रिश्वत दी उसी समय क्यों नहीं विधायक ने वहां पर धरना दिया। जिलाधिकारी को क्यों नहीं कहा कि रिश्वत किस बात की मांगी जा रही है, क्यों नहीं विजिलेंस बुलाकर उन्होंने बाबू को गिरफ्तार करा दिया है। हालांकि इस पूरे मामले में जिलाधिकारी गाजियाबाद राकेश कुमार सिंह ने एक जांच सौंपी है गाजियाबाद के सीडीओ को। अब उस जांच के बाद ही तथ्यों का पता चल पाएगा कि आखिर मामला क्या था। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के बीजेपी यानी कि सत्ताधारी रुड के विधायक ने ही अपनी सरकार को घेरा है, यह एक गंभीर मामला है। गाजियाबाद से कैमरामैन सुनील पांडे के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। मुझे लगता है एक विधायक, एक माननीय जनप्रतिनिधि के लिए ये दायित्व है कि वो लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था दिलवाए। अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसको समाप्त करें, उसके लिए संघर्ष करें और अगर आवश्यक हो तो उसके लिए आंदोलन करें। यहाँ उल्टा हो रहा है कि वो पहले रिश्वत दे रहे हैं और उसके बाद शिकायत कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। फिरोजाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दो पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले हैं। दो पक्षों में पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बारात में नाचने को लेकर हुआ विवाद, जिसके बाद बवाल हो गया। पत्थरबाजी में 7 लोग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के डेरा बंजारा का ये मामला। बारात में नाचने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और देखिए उसके बाद किस तरीके से मौके पर पथराव हो गया, इसका वीडियो भी अब सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया पर भी वायरल है। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के डेरा बंजारा का ये मामला। अब खबर बहराइच से, जहां एक पत्नी ने पति को प्रेमिका के साथ पकड़ लिया। पत्नी के भाई के साथ मिलकर पति की पिटाई कर दी। कोतवाली देहात क्षेत्र में नलकूप विभाग में तैनात है पति। जूनियर इंजीनियर रवि मौर्य की पत्नी श्रावस्ती जिले में टीचर है। गर्मी की छुट्टी में पत्नी मायके चली गई थी। इस दौरान पत्नी अपनी प्रेमिका को उसने बुला लिया। 5 दिन बाद जब पत्नी को शक हुआ तो वो अपने 2 भाइयों के साथ मौके पर पहुंची और जैसे ही कमरे में दाखिल हुई उसने पति को अपनी प्रेमिका के साथ पकड़ लिया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों में समझौता भी करवाया। ये तस्वीरें आप देखिए, बहराइच की तस्वीरें हैं। पत्नी ने जब अपने पति को प्रेमिका के साथ पकड़ा तो उसकी जमकर धुनाई कर दी। अपने 2 भाइयों के साथ जो पत्नी थी वो मौके पर पहुंची और इस आदमी की जमकर धुनाई कर दी। और इसी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।